दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे जलियांवाला बाग के। आपको पता तो है कि जलियांवाला बाग हुआ था, पर क्या आपको ये पता कि क्या कारण थे जिनकी वजह से लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे? क्यों जनरल डायर ने गोलियां चलाई? क्यों बहुत सारे लोग जो है कुएं में कूद गए? और एट द लास्ट क्यों उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मारी? आज सारे इवेंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले देखो, मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक मैंने करा है कि पहले क्या हुआ भाई, 13 अप्रैल 1919 के दिन से पहले क्या हुआ था और उसके बाद क्या था। क्यों 13 अप्रैल 1919 के दिन ऐसा नरसंहार हुआ? देखो सबसे पहले देखो, आपको याद है कि यार 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वार हुआ था। मैंने एक वीडियो बनाई थी उस पर, ठीक है, नहीं भी याद है कोई बात नहीं। उसमें ना 13 लाख सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर, 13 लाख इंडियन सोल्जर ने पार्टिसिपेट किया था और 43,000 मर भी गए थे। तो जब यार उन्होंने पार्टिसिपेट करा तो इंडियंस लीडर को क्या लगा कि यार अगर हम इनका अंग्रेजों का साथ देंगे तो ये हमें शाबाशी देंगे, हमारे पे बेटा कानून जो है कम सख्त कर देंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेजों ने एहसान फरामोशी दिखाते हुए इंडिया का एहसान मानने की बजाय उन्होंने क्या करा, हमारे पे और स्ट्रिक्ट लॉ लगाए। इससे ना लोग बहुत भड़क गए। अब लोगों ने क्या करा, जगह जगह प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। प्रदर्शन मतलब कहीं पीसफुल प्रोटेस्ट करा, कहीं पे मार्चिंग करी, कहीं पे उन्होंने बॉयकॉट करा। इस तरह से चीज़ें होने लग गई। और ये 2 स्टेट में सबसे ज़्यादा होने लगी थी, एक वेस्ट बंगाल में और एक पंजाब में। वेस्ट बंगाल और पंजाब में बहुत चीज़ें बहुत पीक में हो रही थी। इसी को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने एक जज थे सिडनी रोलेट, जिनके नाम पे बना एक रोलेट एक्ट। 1918 में एक रोलेट एक्ट पास हुआ। अब इस रोलेट एक्ट में क्या था, आप देखो। सबसे पहला है प्रेस सेंसरशिप। इसमें अंग्रेजों ने बोला कि कोई भी जो प्रेस वाले, न्यूज़पेपर वाले हमारे खिलाफ हमारी मर्जी के बिना कोई बात लिख नहीं सकते। तो इनडायरेक्ट तो यार हम तो उनकी कठपुतली बन के रह गए। भाई जो वो कहेंगे, हमें कहेंगे ये अच्छा लग रहा है लिखने में तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। और वैसे भी यार उस समय ना ये प्रेस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट काम करे सारे लीडर्स को जोड़ने का। हमारे इंडियंस में जो देखो एकता कहाँ से आई कि जब प्रेस में आपने देखा, न्यूज़पेपर में देखा थे लोग कि यार ये क्या नाम है, हमारे पे इतना जुल्म कर रहे, जगह जगह ये हो रहा है। क्योंकि उस समय फेसबुक, इंस्टा ये सब तो होता नहीं था। सिर्फ एक ही मीडियम था प्रेस, मोबाइल भी नहीं थे। तो एक ही तरीका था प्रेस वाला सेंसरशिप का, ये वाला। बात समझ आ गई? तो उन्होंने क्या है, सबसे पहले कहा प्रेस पर रोक लगाई, तो इससे इंडियंस भड़केंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है। फिर उसने कहा, दूसरा था इसमें कि विदाउट वारंट किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं और 2 साल की सज़ा दे सकते हैं। कि भाई कोई वारंट की जरूरत नहीं है, अगर मुझे अरेस्ट करना है, मेरा मन करेगा, अंग्रेज कहते थे मैं अरेस्ट करूँगा, और किसका मन नहीं करेगा तो नहीं करूँगा। तो ये तो सब अंग्रेजों के हाथ की पावर थी। इन्होंने कानून इस तरह बना कि इंडियन अंग्रेजों के ही बहुत पावर बन गई, सब चीज़ इंडियंस के खिलाफ हो रही थी। तीसरी बात, इन्होंने कहा देशद्रोह का मुकदमा चलेगा उस पर, जो हमारे खिलाफ बोलेगा या फिर हमारे खिलाफ कोई एक्टिविटी होगी। अच्छा अब सुनो ना, विदाउट वारंट अरेस्ट में देखो एक नुकसान और भी है। लॉजिकली होता क्या है, मान लो आपने कोई क्राइम करा, तो पहले प्रोसीजर होता है कि आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा, फिर कोर्ट डिक्लेयर करेगा कि आपको सज़ा होनी नहीं होनी। इसमें ये क्या मतलब है कि कोर्ट की जरूरत नहीं है। अंग्रेजों को लगा क्राइम करा है, चल सीधा अंदर, तो ये तो इंडियंस के खिलाफ हो गया, तो जिस मर्जी लीडर को अंदर डाल देते। तो इंडिया वाले जो है हमारे रोलेट एक्ट से बहुत परेशान, उनको अपनी आज़ादी छीनती दिख रही थी। अब 9 अप्रैल को 2 पॉलिटिकल लीडर्स थे इंपॉर्टेंट, जो इनके खिलाफ देखो ये अमृतसर पंजाब में कर रहे थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। 9 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों ने इनको भी अरेस्ट कर लिया। अब लोग और पहले रोलेट एक्ट से भड़के हुए थे, अब जो इनके लीडर्स को भी अरेस्ट कर ली और गुस्सा हो गए हमारे इंडियंस। तो इंडियन ने क्या करा, गुस्से में क्या करा, पहले तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर थे, कई जगह धरने पे बैठ रहे थे, स्ट्राइक पे जा रहे थे। अब उन्होंने क्या, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन टर्न वायलेंट, वो गुस्से में हो गए, है ना। अब हिंसा आप पे उतर आए। उन्होंने क्या करा, कई रेलवे स्टेशन पर आग लगा दी, डाक विभाग में आग लगा दी, कई जगह अंग्रेजों के ऑफिसों में आग लगा दी, जिससे कि 3 फॉरेनर मर गए, 3 अंग्रेज मारे गए जिसमें। अब जब अंग्रेजों की हुकूमत को पता चला, जो बाहर बैठे थे, कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो उन्होंने 11 अप्रैल को जनरल डायर को अमृतसर में भेजा। अब यही वो जनरल डायर है, यही वो गुंडा, यही वो क्रिमिनल है जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया। जनरल डायर एक बहुत क्रूर टाइप का आदमी था, बहुत निर्दयी, इमोशनलेस टाइप का था, इसीलिए उन्होंने जानबूझ के भेजा। अब जैसी जनरल डायर आया, उसने सबसे पहले मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ में कहा गया कि 3 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो नहीं सकते। तो इसका मतलब अगर 3 से ज़्यादा नहीं होंगे तो कैसे वो डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, कैसे वो स्ट्राइक पे जाएंगे? ऑब्वियसली बात है, भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। तो सबसे पहले, और 12 अप्रैल के दिन 2 लीडर को और अरेस्ट कर दिया। एक का नाम था चौधरी बुम्मल और दूसरे का नाम था रतन चंद।
अब जब ये सब चीज़ें होने लग गई तो इंडियंस को दिखा कि यार सैचुरेशन पॉइंट आ गया। सैचुरेशन मतलब कि इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता। पहले ही लीडर को अरेस्ट कर रहे हो, 2 लीडर पहले ही अरेस्टेड है, फिर 2 और अरेस्ट कर लिए, ऊपर से मार्शल लॉ लगा दिया और इंडियंस बहुत ज़्यादा तिलमिला गए। इन्होंने क्या करा कि इन लीडर्स ने प्लान बनाया कि हम एक काम करेंगे, हम क्या करेंगे, सारे के सारे पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और एक जगह इकट्ठे होंगे। कहाँ पे? वो जगह बनाई गई जलियांवाला बाग, अमृतसर में, है ना। अमृतसर में मेन इलाका था। अब उसमें देखो, जिस दिन की बात थी, जिस दिन एक कांड हुआ, 15 से 20 हज़ार लोग जो है मेरे जलियांवाला बाग में इकट्ठे हो गए। कितने? 15 से 20 हज़ार, मान ली काफ़ी लोग थे। और 12:40 पे जनरल डायर को इन्फॉर्मेशन दी गई कि भाई यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, आपने तो कहा था मार्शल लॉ लगा रखें, यहाँ पे 15 से 20 हज़ार लोग इकट्ठे। अब जनरल डायर इस बात सुन के तिलमिला गया। उसने क्या करा, 90 सैनिकों के साथ, 90 सोल्जर्स के साथ ये आ गया वहाँ पे जलियांवाला बाग में। अब जलियांवाला बाग का जो सीन है ना, वो कुछ इस तरह से है कि जलियांवाला बाग का सिर्फ एक ही एंट्री एग्जिट, अलग अलग एंट्री एग्जिट नहीं है। ये तो थिएटर में होता ना कि आगे जाओ पीछे से निकल जाओ ना, एक ही एंट्री एक ही एग्जिट, ठीक है। प्लस जलियांवाला बाग में जगह जगह क्या है, 10 फीट की बाउंड्री है, तो अगर कूद के भी जाना चाहो आप जा नहीं सकते। एक वहाँ पे कुआं भी था जलियांवाला बाग के अंदर। ये जलियांवाला बाग का सीन है। अब इसने क्या करा, बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी चेतावनी के, बिना कुछ बोले हुए निहत्थे लोगों पे ना गोलियां चलाने शुरू कर दी। और इनकी क्रूरता की हद देखी, इन्होंने 1650 राउंड फायर करे, 1650 राउंड, 10 मिनट तक गोलियां चली। और उसके बाद भी रुकते नहीं, ऐसा नहीं कि उसके बाद ये रुक जाते। हुआ क्या कि जो गोलियां लाए थे, बारूद, जो भी लेके चीज़ें लेके आए थे, वो इनकी ख़त्म हो गई। इसलिए इन्हें 10 मिनट के बाद रुकना पड़ा। अब जब ये गोलियां चलने लगी तो लोगों को पता कि देखो बचना तो है नहीं, लोगों में भगदड़ मच गई। 15 से 20 हज़ार लोग इकट्ठे में इलाके में इकट्ठे हुए। कई लोगों ने तो कुएं में ही छलांग मार दी। और इतना भी नहीं, जब इन्होंने कुएं में छलांग मारी, कई सोल्जर तो ये भी कहते हैं कि जब ये सोल्जर्स ने कई जगह ऊपर से भी कुएं के अंदर गोलियां मारी। तो ये देखो कितनी क्रूरता का दिखाई इन्होंने हम लोगों के साथ। और जब अगले दिन देखा तो कुएं से ना, अकेले कुएं से 120 लाशें मिली, 120 लाशें, ठीक है। अब जब ये बात हो गई कि जब ये हो गया, पूरा जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हो गया, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में और बाहर के देशों में भी इनकी बड़ी बदनामी हुई। किसकी? अंग्रेजों की। ये बड़ा बेकार किराए में, सब ने बोला ये बहुत बेकार चीज़ है कि इस तरह से चीज़ें हुई। इससे पहले ना अंग्रेज जुल्म तो करते थे, पर इस तरह से बहुत बड़ा मैसेकर नहीं हुआ था कि लोगों को इतनी बुरी तरह मारे, कभी भी नहीं हुआ था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में प्रेशर बना, उन्होंने क्या करा कि झूठ मूठ का अपना एक हंटर कमीशन बनाया। हंटर कमीशन का काम था कि भाई जाके फाइंडिंग करो। यार अपने तो उनके सारे बंदे थे, हंटर कमीशन में कोई इंडियन नहीं था, सारे तो ब्रिटिशर थे, तो क्या करेंगे, अपने बंदों को बचाएंगे, वो थोड़ा ना इल्ज़ाम लेंगे हमने। तो वहाँ पे इन्होंने क्या दिखाया कि भाई 200 से पहले इन्होंने बोला कि 200 लोग मारे गए बस, फिर आंकड़ा थोड़े बाद चेंज करके 379 करा, बस 370। जबकि असल में ये बात की जाती है कि 1000 के करीब तो लोग मरे थे और 2000 से ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे जलियांवाला बाग में। हाँ, फिर हंटर कमीशन की रिपोर्ट आई, जनरल डायर को ब्रिटेन भेज दिया गया कि आप जाइए, है ना। अब ये इंसिडेंट हो गया 21 साल बाद, इसके 21 साल बाद 1940 में जनरल डायर जो थे किसी लंदन के हॉल में थे, ठीक है। अब वहाँ पे एक इंसान आया, बुक के अंदर एक बुक थी उसके पास, बुक के अंदर पिस्टल थी और पिस्टल से उन्हें गोली चला दी जनरल डायर पे, और जनरल डायर का काम तमाम हो गया, उनका राम नाम सत्य हो गया और वो मारे गए। और वो शख्स था उधम सिंह। इसके इनके नाम पे उधम सिंह नगर भी एक डिस्ट्रिक्ट है, एक इलाका भी है, आपको पता होगा शायद, ठीक है। अब देखो इन्होंने गोली क्यों मारी इसको। हुआ क्या था कि जब जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ था तो जो लोग इंजर्ड हुए थे ना, मैंने आपको बताया 2000 लोग के करीब, उनमें से एक इंसान इंजर्ड हुए थे, उनमें से एक उधम सिंह भी थे। उस समय उनकी उम्र थी सिर्फ 12 साल, देखो सिर्फ 12 साल उम्र थी। उसके बाद उन्होंने प्लानिंग करी कि मैं इसको मारूंगा और मौके ढूंढते रहे। 1935 में इंग्लैंड पहुंच गए और 5 साल तक देखो ढूंढते रहे, कैसे करके इसके तक नज़दीक पहुंचो। 31 जुलाई 1940 को उनको फांसी की सज़ा दी गई है। और उन्होंने ऐसा नहीं कि जब गोली मारी तो भगने की प्रयास करी, सरेंडर कर दिया चुपचाप और उनको फांसी की। और जब उनको फांसी की सज़ा दी गई, उस दिन उनकी फांसी हो गई। उसके कई साल बाद जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ
तो उनको शहीद का दर्जा दिया। ऐसे लोगों को मनन है, ऐसे लोगों को नमन है, ऐसे लोगों को सैल्यूट है जो टाइम आने पे हमारे ईंट का जवाब पत्थर से देख सके, जो इंडिया के लिए गोली खा भी सके और गोली मार भी सके। ऐसे ही लोग बेटा, ये जरूरत हमारे इंडिया को। जय हिंद, वंदे मातरम।